इसके बाद शुरू होती है अमेरिकी लोगों पर ब्रिटेन की अत्याचार की ऐसी कहानी जिसे सदियों तक भुलाया और भुनाया ना जा सका। वहाँ चाय कॉफ़ी निर्यात करने लगते हैं जिस पर भारी भरकम कर भी लगा दिया जाता है, और एक दिन यही चाय वहाँ विद्रोह का कारण बनते हुए वहाँ कब्जा किए ब्रिटेन के एक ताबूत में आखिरी किल साबित होती है। इतने में कुछ ब्रितानी सिपाहियों ने बंदूक की नाल अमेरिकियों की तरफ कर दी और फायर खोल दिया। इस फायर का नतीजा ये हुआ कि 5 अमेरिकी वहीं धराशायी हो गए और 6 को जख्मी होकर जमीन पर गिरने में क्षणिक भी देर न लगी। जिसमें पेंटिंग के ऊपरी भाग में लिखा था द ब्लडी मैसेकर, यानी कि खूनी कत्लेआम। अमेरिका में आज़ाद इनकलाब की लहर चल पड़ी थी, लेकिन इनकलाब को एक सियासी नेतृत्व की जरूरत थी और यह नेतृत्व मिला कांग्रेस से। तो कार्नवालिस के पास भागने का एक ही रास्ता था, वह था समंदर। पर समंदर में भी उसके दुश्मन खड़े थे, वह थे फ्रांसीसी नेवी। अंत में लॉर्ड कार्नवालिस इस अमेरिकी कमांडर जॉर्ज वाशिंगटन को एक संदेश भेजता है कि वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। 1811 में एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, संघर्ष अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन के बीच। इस संघर्ष को अमेरिका के दूसरे जंग आज़ादी का नाम दिया गया। भारतीय आरक्षण प्रणाली ने मूल अमेरिकियों के रहने के लिए आरक्षण नामक भूमि के भूखंडों की स्थापना की, क्योंकि श्वेत बसने वालों ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसे कई बार आरक्षण, वैकल्पिक पहुंच, सकारात्मक भेदभाव या विभिन्न देशों के कानूनों और नीतियों के सकारात्मक कार्रवाई भी कहा जाता है। वहाँ आज़ादी के 235 सालों के बाद भी मात्र 27 संविधान संशोधन हुए हैं, जबकि भारत में मात्र 75 सालों में ही तकरीबन 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कोल्हापुर रियासत के महाराज छत्रपति साहू ने गैर ब्राह्मण और पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की शुरुआत की, जिसमें से अधिकांश 1902 में लागू हुए। उन्होंने सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान की और इससे प्राप्त करने या उनके लिए आसान बनाने के लिए कई छात्रावास भी खोले। 1979 में एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ, जब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए मंडल आयोग या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग ACBC आयोग की स्थापना की गई। नमस्ते, आप देख रहे थे बैठकी और मैं हूं आपके समक्ष राजन सरकार। अमेरिका से कुछ दूर पहले सैन सल्वाडोर, जिसे इस समकालीन में वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, ये वो इतिहासकारी स्थल है जहां स्पेन से निकलने के 36 दिन बाद 12 अक्टूबर 1492 को प्रातःकाल कोलंबस नामक एक इटालिया नाविक अपने दल बल के साथ उस धरती पर अपने कदम रखता है। यह वही नाविक था जिसे स्पेन के मल्लिका ने बहुत सारे लुभावने वादे कर एशिया की समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए भेजा था, और इसी खोजी अभियान के दौरान वह नाविक कप्तान सैन सल्वाडोर के द्वीप पर पहुंचने वाला था। तो उस द्वीप पर रहने वाले कबीले लोगों ने उसे दूर से देख लिया और अपने लोगों तक ये खबर पहुंचाई। इस खबर ने अजनबी मेहमान की आमद में उस द्वीप पर हलचल सी मचा दी, क्योंकि यह सारा मंजर उनके लिए नया था। और इस मंजर की गुत्थी सुलझाने के लिए उत्साह भरे निगाह लिए कुछ लोग पाने में भी गोता लगा देते हैं और कुछ ने उन जहाज़ों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी, क्योंकि जिस ज़मीन को ये अपनी कबायली लोग जानते थे, यहाँ तो ऐसे बड़े बड़े जहाज़ और इस तरीके के रंग बिरंग के लिबास पहनने का तसव्वुर ही नहीं था। कोलंबस के बड़े बड़े जहाज़ों का नज़ारा उनके लिए किसी तमाशे से कम नहीं था, और इस तमाशे में अपनी भूमिका को जोड़ने के लिए वह लोग कोलंबस के उस धरती पर कदम रखते ही उसके इस्तकबाल में लग जाते हैं, और उन्हें यह समझने में बहुत देर हो जाती है कि उन्हीं के जैसा दिखने वाला वो कोलंबस एक दिन उनकी आज़ादी और उनकी ज़िंदगी के दुश्मन बन जाएगा। हालांकि मार्को पोलो द्वारा लिखे यह संस्करण में कोलंबस समझ गया था कि यह क्षेत्र न तो चीन है न जापान। उसे लगा कि यह इंडिया पहुंच गया है, और वहाँ के लोगों को उसने इंडियोस कहा, जिसे स्पेनिश में इंडियन कहा गया। और यही शब्द बाद में यूरोपियन द्वारा इतना पुकारा गया कि उस शब्द ने वहाँ के लोगों के लिए अपनी छाप छोड़ दी। हालांकि आज के समकालीन में वहाँ के मूल निवासी खुद को नेटिव पीपुल्स
कहलाना ज़्यादा आदरपूर्ण समझते हैं। कोलंबस यूरोप वापस आते ही वहाँ के लोगों को इत्तला करता है कि अमेरिकी द्वीपों पर बसे लोग नरम दिल के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर हैं। इसके बाद शुरू होती है अमेरिकन लोगों पर ब्रिटिश की अत्याचार की ऐसी कहानी जिसे सदियों तक भुलाया और भुनाया ना जा सका। उस समयावधि में जेम्स प्रथम ब्रिटेन का शासक हुआ करता था और इसी वक्त रखी जाती है अमेरिका में साम्राज्यवाद की नींव जिसके बाद बहुत सारे ब्रिटेन के लोग और कंपनियां अमेरिका में अपना डेरा डालते हुए द्वीपों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं और 13 कॉलोनी बनाते हुए व्यापार के दृष्टिकोण से उपयोग कर वहाँ चाय कॉफ़ी निर्यात करने लगते हैं, जिस पे भारी भरकम कर भी लगा दिया जाता है। और एक दिन यही चाय वहाँ विद्रोह का कारण बनते हुए वहाँ कब्जा किए ब्रिटेन के ताबूत में आखिरी किल साबित होती है। वक्त का पहिया आगे चलता है। समय आता है मार्च 1770। अमेरिका के पूर्वी तट पर बसा एक शहर जिसका नाम बॉस्टन था। वहाँ बर्फ़ गिरती सर्दियों के बीच लोगों के जज्बात गर्म हो रहे थे क्योंकि शहर में लाल वर्दी पहने ब्रितानी सिपाही अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके थे। ये सिपाही, जिन्हें रेड कोर्स भी कहा जाता था, वे अमरीकियों से जबरन टैक्स वसूली करने आए थे क्योंकि वहाँ के लोग टैक्स देने में कोताही बरत रहे थे। वजह यह थी कि पूरे अमेरिका के लोगों की मांग थी कि जब तक उन्हें पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक वो कोई टैक्स अदा नहीं करेंगे। नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। 5 मार्च 1770 ब्रितानी सिपाही और अमरीकियों के बीच तू मैं चल रही थी। इतने में कुछ ब्रितानी सिपाहियों ने बंदूक की नाल अमरीकियों की तरफ कर दी और फायर खोल दिया। इस फायर का नतीजा ये हुआ कि 5 अमरीकी वहीं धराशायी हो गए और 6 को जख्मी होकर ज़मीन पर गिरते क्षणिक भी देर न लगी। कुछ दिनों के बाद एंट्री होती है एक पेंटर जिसका नाम था हेनरी बेलन। इस पेंटर ने इस सारे दृश्यों को, जिसमें निहत्थे अमरीकियों पर रेड गार्ड्स गोली चला रहे हैं, अपने पेंटिंग में कैद कर दिया, जिसमें पेंटिंग के ऊपरी भाग में लिखा था द ब्लडी मैसेकर, यानी कि खूनी कत्लेआम। और बाद में ये पेंटिंग कारण बनता है अमेरिका के जंग आज़ादी का। इसके बाद इसके भरपाई करने के लिए अंग्रेज़ों ने चाय को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर टैक्स ख़त्म कर दी, लेकिन अमरीकियों का भारी विरोध रुका नहीं। और जब विरोध रुका नहीं तो उससे नुकसान एक ऐसी कंपनी को हुआ जिसकी जड़ें भारत में भी बहुत गहरी हैं। कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत के लोगों पर भी कई दशकों तक राज किया। यह वही कंपनी थी जो अमेरिका में भी चाय को एक्सपोर्ट करती थी, पर जब चाय पर कर लगा दिया गया तो अमेरिकियों ने इस कंपनी के चाय का बहिष्कार करना ही शुरू कर दिया और डच कंपनियों से चाय स्मगल कर पीने लगे। इससे हुआ यह कि ब्रिटेन कंपनी को घाटे से निकालने के लिए ब्रिटानिया संसद ने 1773 में एक टी एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत अमेरिका में चाय बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गई। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यह यही वक्त था जब भारत में भी यही ब्रिटानी कंपनी हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाने के लिए पहली बार एक नियम पेश करती है, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बॉस्टन के लोगों ने एक खुफिया तंत्र भी बना रखा था जिसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी, यानी आज़ादी के सपूत। 16 दिसंबर 1773 की रात को इस तंत्र के सैकड़ों लोगों ने बोस्टन के बंदरगाह पर अपनी हाजिरी लगाते हैं और वहां खड़े 3 जहाज जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय लदी हुई थी, और यह सारे लोग उस जहाज पर लदे चाय के 342 बक्से को हथौड़े से मार मार कर तोड़ देते हैं और उसके अंदर की सारी चाय समंदर में खाक कर देते हैं, जिसकी कीमत आज के समय तकरीबन $10 लाख बनती है। और इसी घटना को आज की तारीख में बॉस्टन टी पार्टी के नाम से याद किया जाता है, यानी कि बॉस्टन की चाय की दावत। और फिर तो अमेरिका में जहाज़ों पर लदे बक्से को तोड़ने की झड़ी सी लग गई। अमेरिका में आज़ाद इनकलाब की लहर चल पड़ी थी, लेकिन इनकलाब को एक सियासी नेतृत्व की ज़रूरत थी और यह नेतृत्व मिला कांग्रेस से, जिसमें अमेरिका के तमाम 13 कॉलोनियों के नुमाइंदे शामिल थे। और इसी कांग्रेस के नाम पर
आज भी अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया के 2 भवनों में कांग्रेस के नुमाइंदे अक्सर नेतृत्व पर चर्चा करने के लिए यहाँ जुटते थे, जिसे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का नाम दिया गया, जिसकी पहली मीटिंग कारपेंटर हॉल में हुई थी। इस तरह इस कांग्रेस के शक्ल में अमेरिकियों को इनकी अपनी एक संसद वजूद में आ गई और आगे इसी ने संघर्ष से आज़ादी का नेतृत्व किया, जिसने कांग्रेस के पहले मीटिंग में वर्जीनिया से जॉर्ज वाशिंगटन भी सम्मिलित हुआ था। यह वही वाशिंगटन था जिसके नाम पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जल्दी अमेरिका के कई इलाकों में कांग्रेस ने निजी सेना का गठन शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ ब्रिटेन और अमेरिकियों की सेना का संघर्ष, क्योंकि ब्रितानी हुकूमत के नज़र में सेना बनाना अपराध था। जब कांग्रेस को अंदाज़ा हुआ कि जंग जारी हो गई है तो उन्हें लगा कि इस जंग को जीतने के लिए एक अनुभवी कमांडर की ज़रूरत होगी और यह कमांडर बना जॉर्ज वाशिंगटन। वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाला जॉर्ज वाशिंगटन अपने रियासत के नुमाइंदे के तौर पर कांग्रेस में आया करता था और कांग्रेस के लोग यह जानते थे कि जॉर्ज वाशिंगटन ब्रितानी फ़ौज में कर्नल के अहदे पर रह चुका है। उसके पास फ्रांसीसी और नेटिव अमेरिकन से लड़ने का तजुर्बा भी है। 19 जून 1775 को कांग्रेस ने जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका फ़ौज के, जो कि कॉन्टिनेंटल आर्मी कहलाती थी, उसे उसका कमांडर इन चीफ बना दिया, जिसका पहला मिशन बॉस्टन को आज़ाद कराना था और आज़ाद कराया भी। पहले बॉस्टन को, फिर न्यूयॉर्क बंदरगाह को। इधर 2 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने गुप्त मतदान के जरिए खुद की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अमेरिकी फ़ौज की इस कामयाबी से प्रभावित होकर फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड, जो ब्रिटानिया के दुश्मन थे, उन्होंने भी ब्रिटानी के खिलाफ अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर भी जंग छेड़ दी और साथ ही साथ उन लोगों ने अमेरिकी फ़ौज की मदद भी की। अमेरिकी फ़ौज जाल बिछाते हुए अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रही थी। सितंबर 1781 में अंग्रेज कमांडर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 7000 से ज़्यादा ब्रितानी फ़ौज के साथ इस घेरे में आ गए। फिर तो कॉर्नवालिस के पास भागने का एक ही रास्ता था, वह था समंदर। पर समंदर में भी उनके दुश्मन खड़े थे। वह दुश्मन थे फ्रांसीसी नेवी। अंत में लॉर्ड कॉर्नवालिस इस अमेरिकी कमांडर जॉर्ज वाशिंगटन को एक संदेश भेजते हैं कि वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। यह वही अंग्रेज कमांडर कॉर्नवालिस है जो बाद में हिंदुस्तान में आकर टीपू सुल्तान से जंग लड़ता है और उसे शिकस्त भी देता है। खैर, कॉर्नवालिस की आत्मसमर्पण इस बात की शुरुआत थी कि दशकों से चली आ रही इस संघर्ष पर विराम लगना तय है और 1782 में फ्रांस में अमेरिकी और ब्रितानियों के बीच समझौते की शुरुआत होती है और महीने दर महीने की मुलाकातों के बाद ब्रिटेन अमेरिका को आज़ादी देने पर सहमत हुआ। 3 सितंबर 1783 को पेरिस में एक ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत हुआ जिसने हमेशा के लिए अमेरिका की संप्रभुता कायम हो गई। साथ ही साथ एक दिलचस्प बात यह भी रही कि ब्रितानियों ने 1763 में फ्रांस से जो इलाके छीने थे, यह इलाके भी अमेरिका के हवाले कर दिए। यह समझौता, जिसे पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है, उसके 4 साल बाद 1787 में अमेरिका अपना संविधान ग्रहण करता है और इसी संविधान के तहत 1789 में अमेरिका के जंग आज़ादी के हीरो जॉर्ज वाशिंगटन को पहला राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तब उसके 13 कॉलोनी को ही आज़ादी मिली थी और यह कॉलोनी पूरब में पड़ता था और आजकल जिसे ईस्टर्न सी बोर्ड भी कहते हैं। धीरे धीरे अमेरिका आज़ादी के बाद अपने भूभाग बढ़ाता गया और आज यह इतने बड़े भूभाग का स्वामी है। हुआ यह कि 13 कॉलोनी के पश्चिम वाला सारा इलाका, जिसे नॉर्थ वेस्ट भी कहा जाता था, वह अमेरिका में शामिल नहीं था, क्योंकि इन दोनों के बीच अपलेचियान माउंटेन पड़ता है। पहाड़ी के उस तरफ लुजियाना टेरिटरी था जो कि फ्रांस के कब्जे में था। 1803 में अमेरिका ने सिर्फ $11.2 मिलियन में ही उस टेरिटरी को फ्रांस से खरीद लिया। हालांकि बाद के सदियों में भी अमेरिका ने अलास्का को भी रूस से खरीदा। 1830
1803 में लुइजियाना टेरिटरी में पहले से ही बड़ी तादाद में अमेरिका के नेटिव ट्राइब बसते थे, जो कि हजारों सालों से इनका घर भी था। भले ही दो देश एक दूसरे को कोई ज़मीन खरीद या बिक्री करते, लेकिन खरीदे गए ज़मीन पर वहाँ के लोगों से नए देश को खुद ही निपटना होता था, या तो मार दे या उन्हें गुलाम बना ले। अमेरिकियों ने भी यही किया। नेटिव लोगों को ज़मीनों को होशियारी से उनको छीन लिया गया और उन लोगों को वहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया। अमेरिकी ने वहाँ काबिली नौजवानों को यह यकीन दिला दिया कि अब वह वाइट सेटलर के गुलाम बन चुके हैं, यानी कि 13 कॉलोनी के लोगों के। और इसी गुलामी के एहसास ने नए गुस्से को जन्म दिया और उस गुस्से ने एक नए जंग को। 1811 में एक नए संघर्ष की शुरुआत होती है, संघर्ष अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन के बीच। इस संघर्ष को अमेरिका के दूसरे जंग आज़ादी भी कहा गया। हालांकि इस जंग में ब्रिटेन की फिर से वापसी होती है और यह वापसी नेटिव अमेरिकन को, यानी कि अमेरिकियों के जनजातीय लोगों को, यानी कि इंडियंस लोगों को सहायता करने के लिए हुई थी। अमेरिका कांग्रेस ने 1812 में ब्रिटेन के खिलाफ भी जंग की घोषणा कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रिटेन बेकार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ब्रिटेन इसलिए भी घुसना चाह रहा था क्योंकि उसे अपना कनाडा क्षेत्र को बचाना था। नेटिव अमेरिकन की तरफ से उनका एक योद्धा लड़ रहा था जिसका नाम था टीका मसा। वह अपने इनकलाबी नज़्मों के लिए ज़्यादा जाना जाता था। वो उसके नज़्म थे, मौत के गीत गाओ और ऐसा मरो कि जैसे एक नायक अपने घर को लौटता है। और इसी जंग में एक गोली की वजह से उसने मौत का गीत गाया भी, और इसी गोली ने ख़त्म की एक ऐसी लड़ाई जिसने अमेरिका को पश्चिम की तरफ प्रसार कराया और वहाँ के लोगों पर हमेशा के लिए भेदभाव का एक ऐसा छाप छोड़ गया जिसकी खाई को पाटने के लिए आज भी अमेरिका दर बदर कोशिश करते रहता है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने उन देशों से नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष किया है जिन्होंने उन्हें उपनिवेश बनाया था। ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न जनजातियों, राष्ट्रों और मूल समुदायों के साथ ही संप्रभु के रूप में बातचीत की, जिन्होंने संधि और अन्य समझौते द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को भूमि सौंपी थी। मूल अमेरिका संप्रभुता का सम्मान करने के वादे के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी कई संधियों के शर्तों से मुकर गया। इसके बाद कई अलग अलग नीतिगत युगों की एक श्रृंखला आई जिसने मूल अमेरिकी संप्रभुता का या तो विस्तार किया या उसे प्रतिबंधित किया। भारतीय आरक्षण प्रणाली ने मूल अमेरिकियों के रहने के लिए आरक्षण नामक भूमि के भूखंडों की स्थापना की, क्योंकि श्वेत बसने वालों ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया था। यहाँ भारतीयों का मतलब वहाँ के मूल निवासियों से है। भारतीयों आरक्षण का मुख्य लक्ष्य था मूल अमेरिकियों को अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में लाना, भारतीयों और बसने वालों के बीच संघर्ष को कम करना और मूल अमेरिकियों को श्वेत लोगों के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना। लेकिन कई मूल अमेरिकियों को विनाशकारी परिणामों और विनाशकारी दीर्घकालिक प्रभावों के साथ आरक्षण पर जाने के लिए मजबूर किया गया, यानी कि जबरदस्ती आरक्षण देकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रकार की आरक्षित भूमि है: सैन्य, सार्वजनिक और भारतीय। संघीय भारतीय आरक्षण भूमि का एक ऐसा क्षेत्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संधि या अन्य समझौते, कार्यकारी आदेश, संघीय कानून, प्रशासनिक कार्रवाई के तहत या स्थानीय आदिवासी गृह भूमि के रूप में एक जनजातीय या जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया था। जब इससे भी बात न बनी तो वहाँ के लोगों के लिए संविधान संशोधन करने की ज़रूरत पड़ गई। अमेरिका के संविधान संशोधन करना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि वहाँ उनका संविधान संशोधन जो है वह कठोर होता है, जबकि हमारा कुछ मामलों में लचीला और कुछ मामलों में कठोर है। वहाँ आज़ादी के 235 सालों के बाद भी मात्र 27 संविधान
संशोधन हुए हैं, जबकि भारत में मात्र 75 साल में ही तकरीबन 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम श्रम कानून है, जिसने जाति, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया। इसने स्कूलों, कार्यस्थलों और आम जनता की सेवा करने वाली सुविधाओं में मतदाता पंजीकरण आवश्यकताओं और नस्लीय अलगाव के असमान अनुप्रयोगों को समाप्त कर दिया। शुरू में अधिनियम को लागू करने के लिए दी गई शक्तियाँ वो कमज़ोर पड़ने लगी। इसके बाद के वर्षों में फिर उन्हें पूरक बनाया गया। कांग्रेस ने संविधान के कई अलग अलग हिस्सों के माध्यम से कानून बनाने के अपने अधिकार का दावा किया और 14वें और 15वें संविधान संशोधन कर डाला। निष्पक्ष आवास भेदभाव के खिलाफ अभियान के जवाब में राष्ट्रपति जॉनसन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के एक सप्ताह बाद 1868 के निष्पक्ष आवास अधिनियम को पारित करने का आग्रह किया। इसका प्राथमिक निषेध किसी व्यक्ति को बेचने, किराए पर देने या उसके साथ बातचीत करने से मना करने से था और ये इन सारी चीज़ों को गैर कानूनी बनाता था। जाति अभी भी एक मुद्दा है और यहाँ सूचीबद्ध अधिनियमों के माध्यम से किए गए प्रयासों के बावजूद बना हुआ है। 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम ने अफ्रीकी अमेरिकियों को राज्य और स्थानीय बाधाओं को दरकिनार करने का एक तरीका प्रदान किया, जो उन्हें मतदान करने के अपने 15वें संविधान संशोधन के अधिकार का प्रयोग करने से रोकते थे। एलबीजी द्वारा अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कांग्रेस ने इसके दायरे का विस्तार करने और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे 5 बार और संशोधित किया। इस कानून को न्याय विभाग द्वारा अब तक लागू किए गए नागरिक अधिकार कानूनों में सबसे प्रभावी टुकड़ों में से एक कहा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन पर आधारित है, जो सरकार द्वारा अनिवार्य, सरकार द्वारा अनुमोदित और स्वैच्छिक निजी कार्यक्रम शामिल होते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत माने जाने वाले वर्गीकृत समूहों, विशेष रूप से नस्लीय अल्पसंख्यक और महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम अतीत और वर्तमान के भेदभाव से जुड़े नुकसानों को समाप्त करता है। सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का एक अन्य लक्ष्य यह भी सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, अस्पताल, पुलिस बल, उन सभी में उनकी आबादी का प्रतिनिधित्व हो जिनका वो सेवा करते हैं। सकारात्मक कार्रवाई, जिसे कई बार आरक्षण, वैकल्पिक पहुंच, सकारात्मक भेदभाव या विभिन्न देशों के कानूनों और नीतियों में सकारात्मक कार्रवाई भी कहा जाता है, ये सरकार या संगठन के भीतर नीतियों और प्रथाओं का एक समूह को संदर्भित करता है जो हाशिए पर पड़े समूहों को लाभ पहुंचाना चाहता है। ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए समर्थन इस विचार से उचित ठहराया गया है कि यह रोजगार और वेतन में असमानताओं को पाटने, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और विविधता, सामाजिकता, समानता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और कथित गलतियों, नुकसानों या बाधाओं का निवारण करने में मदद कर सकता है, जिसे वास्तविक समानता भी कहा जाता है। जबकि भारत में आरक्षण ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन की एक प्रणाली है। ब्रिटिश राज्य में आज़ादी से पहले कुछ जातियों और अन्य समुदाय के पक्ष में कोटा व्यवस्था मौजूद थी। कोल्हापुर रियासत के महाराज छत्रपति साहू ने गैर ब्राह्मण और पिछड़ी वर्गों के पक्ष में आरक्षण की शुरुआत की, जिनमें से अधिकांश 1902 में लागू हुए। उन्होंने सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान की और इससे प्राप्त करना या उनके लिए आसान बनाने के लिए कई छात्रावास भी खोले। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि इस तरह शिक्षित लोगों को उपयुक्त रूप से रोजगार मिले और उन्होंने वर्ग मुक्त भारत और अस्पृश्यता के उन्मूलन दोनों की अपील की। उनके 1902 के उपाय ने पिछड़े समुदाय के लिए 50% आरक्षण बनाया। 1918 में प्रशासन में ब्राह्मण वर्चस्व की आलोचना करने वाले कई गैर ब्राह्मण संगठनों के कहने पर मैसूर के राजा नलवाड़ी कृष्णराज वाडियर ने अपने दीवान एम विश्वेश्वरैया के विरोध के बावजूद सरकारी नौकरियों और शिक्षा में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए एक समिति बनाई, जिन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया।
16 सितंबर 1921 को जस्टिस पार्टी सरकार ने पहला सांप्रदायिक सरकारी आदेश पारित किया, जिससे यह भारतीय विधायी इतिहासों में आरक्षण को कानूनी वैध बनाने के लिए यह पहला निर्वाचित निकाय बना था, जो तब तक पूरे देश में मानक बन गया था। वेस्टमिंस्टर में शाही संसद ने 1909 के भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण के तत्वों को पेश किया और स्वतंत्रता से पहले कई अन्य उपाय किए गए। 1925 में और वृद्धि देखने से पहले 1919 में दलित वर्गों के लिए कुछ सीटें प्रदान की गई। 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मण हिंदुओं को 44%, ब्राह्मण, मुसलमानों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन को 16% और अनुसूचित जातियों को 8% आरक्षण प्रदान किया। जून 1932 के गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोगों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता था। दलित वर्ग, जो मोटे तौर पे एससी और एसटी के अनुरूप थे, उनके निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कई सीटें उनको सौंपी गई, जिसमें केवल वो ही वोट कर सकते थे, कोई और उसमें वोट नहीं कर सकता था। हालांकि ये अन्य सीटों पर भी वोट कर सकते थे। प्रस्ताव विवादास्पद था, इन सभी को इसका समर्थन करना पड़ा। बातचीत के बाद गांधी जी अंबेडकर के साथ एक एकल हिंदू निर्वाचन मंडल रखने के लिए सहमत हुए, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए अधिक सीटें आरक्षित होंगी। अन्य धर्मों जैसे इस्लाम और सिख धर्म के लिए निर्वाचन मंडल अलग अलग रहे। 1942 में अनुसूचित जातियों को पहली बार केंद्रीय सेवाओं और अन्य सुविधाओं में 8.5% आरक्षण प्राप्त हुआ। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिसे एससी या एसटी भी कहा जाता है, उनके पक्ष में, और 1980 के दशक के बाद ओबीसी, जिन्हें अन्य पिछड़ी जातियां भी कहा जाता है, उनके पक्ष में, और 2019 में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए कुछ बहुत बड़ी पहल की गई। देश का सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम 1950 में शुरू किया गया था और यह दुनिया का सबसे पुराना ऐसा कार्यक्रम था। भारत में जातिगत भेदभाव का एक आम रूप अस्पृश्यता की प्रथा थी। अनुसूचित जातियां इस प्रथा का प्राथमिक लक्ष्य थी, जिसे भारत के नए संविधान द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1954 में शिक्षा मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों में एससी और एसटी के लिए 20% स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। साथ ही जहां भी आवश्यक हो, प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% की छूट देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। 1982 में यह निर्दिष्ट किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों और सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में 15% और 7.5% रिक्तियाँ क्रमशः एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। 1979 में एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ, जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए मंडल आयोग या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग एसीबीसी आयोग की स्थापना की गई। आयोग के पास ओबीसी के लिए सटीक जनसंख्या के आंकड़े नहीं थे और इसलिए उसने 1931 की जातीय जनगणना के आंकड़ों का सहारा लिया। इस प्रकार ओबीसी समूह की जनसंख्या का अनुमान 52% लगाया गया। 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट की सिफारिश की कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के संबंध में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षित कोटा लागू होना चाहिए। इसमें उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश के लिए एक समान बदलाव का आह्वान किया, सिवाय उसके जहां राज्य के पास पहले से ही अधिक उदार आवश्यकताएं थी। 1999 के दशक तक यह सिफारिश केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू नहीं हुई थी। 2019 में सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% की आरक्षण की घोषणा की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के
किसी भी वर्ग के उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य विशेष सावधानी के साथ लोगों के कमज़ोर वर्ग और उनके विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में एक फैसला सुनाया जिसमें कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकती। इससे अधिक आरक्षण संविधान द्वारा गारंटीकृत समान पहुंच का उल्लंघन होगा। इस प्रकार इसने आरक्षण पर एक सीमा तय कर दी। हालांकि संविधान का हालिया संशोधन 50% से अधिक है और ऐसे राज्य कानून भी हैं जो इस 50% की सीमा को पार करते हैं और ये सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमे के अधीन है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु राज्य में जाति आधारित आरक्षण 69% है और लगभग 87% आबादी पर लागू होता है। हालांकि राज्य विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है। 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ रीट याचिका 2019 के 3-2 के फैसले में शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अनारक्षित वर्गों के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 10% आरक्षण को कानूनी मंजूरी प्रदान करने के लिए किए गए 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा और माना कि कोटे पर 50% की सीमा उल्लंघनीय नहीं है और आर्थिक आधार पर सकारात्मक कार्रवाई जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। इस संविधान संशोधन ने केंद्रीय संस्थानों में कुल आरक्षण को 59.50% तक बढ़ा दिया। मतलब 50% प्लस 10% EWS वैध है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो आरक्षण सीमा पार कर 100% तक पहुंच गई है। इस पर इसके बहुत सारे विरोध भी हैं और उनकी बहुत सारी किंवदंतियां या समाज अपने स्तर से इसका मूल्यांकन करता है। नमस्ते, मेरा नाम है राजन सरकार और आप बैठकी देख रहे थे।